हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल्डर वर्सेस किंग यू ऑल आउट बैटल में। और यप, इस वीडियो में हम होल बैटल को कवर करने वाले हैं, सो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो एपिसोड शुरू होता है किंग यू की बहुत यूनिक आर्ट अटैक से, जिससे एक क्रिस्टल ड्रैगन अपेयर होता है जो कि आप देख सकते हो, और उससे वो एल्डर को अटैक करने के लिए एकदम रेडी करता है। लेकिन तभी एल्डर भी शॉर्ट से अटैक करता है और तभी दोनों अटैक आके एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे बैंगर बहुत बड़ा होता है। लेकिन बीच बीच में गॉडेस को देखने को मिलता है, और जैसे ही गॉडेस को देखने को मिलता है तो दिल गार्डन गार्डन होता है। लेकिन बैंगर के बाद एल्डर का और भी खतरनाक अटैक किंग यू के ऊपर देखने को मिलता है। लेकिन किंग यू बैरियर से एल्डर के अटैक्स को रोकता है, जो देखकर एल्डर बोलता है ये फ्रोजन क्लाउड आर्ट नहीं है, तो क्या तुम ऑलरेडी फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट कल्टीवेट कर चुके हो। जो सुनकर लिटिल जाई का पसीना छूटने लगता है और वो बोलता है फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट क्या ये आइस एट्रीब्यूट्स प्रोफाउंड आर्ट्स की लीजेंडरी सीरीज नहीं है जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स को भी सरपास करते हैं, यानी वो अटैक डैम स्ट्रॉन्ग है। और फिर जाई आगे कहता है कि पिछले हजारों सालों में हमारा एंसेस्टर फ्रोजन क्लाउड से बस एक ही बार हरा था, और जिससे एंसेस्टर डिफीट हुआ वो भी फ्रोजन इन डिवाइन आर्ट कल्टीवेटर थी। और तभी एल्डर बोलता है इसे विकसित करने के लिए बहुत ज़्यादा समझ की और क्षमता की आवश्यकता होती है, और तुम्हारे जैसे सक्सेसर के साथ इमॉर्टल पैलेस इनफाइनाइट ग्लोरी हासिल करेगा, जिससे इमॉर्टल पैलेस की महिमा ऊंचा हो जाएगा और तुम डेफिनेटली फ्रोजन सॉर्ड रियल्म और फ्रेजिंग सोल भी पहुंच जाओगे। और फिर भी तुम मेरे मैच का अभी बिल्कुल नहीं हो, सो तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन गॉडेस की ना कहने का तरीका कमाल का था, क्योंकि तभी किंग यू एल्डर के ऊपर अटैक करती है। एंड बैंगर के बाद एल्डर सोचता है शायद किंग यू योंची को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगी, सो पहले मुझे उसे इस हाल में लेके आना होगा ताकि वो अटैक ना कर पाए। लेकिन तभी एल्डर पीछे से योंची को आता हुआ देखकर बोलता है ब्रेट, तू तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। तभी योंची रेस से और स्ट्राइक मारता है, लेकिन एल्डर शॉर्ट से डिफेंस करता है। साथ ही दोनों का रेज हमें देखने को मिलता है। और तभी योंची को पुश करता हुआ देखकर एल्डर बोलता है अच्छा, तुम्हारे अंदर अभी भी लेफ्टओवर एनर्जी बचा हुआ है। तभी किंग यू भी योंची के पास आती है, जहां योंची कहता है किंग यू अब मेरे मन में भागने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि एल्डर भले ही मजबूत है लेकिन साथ मिलके एल्डर को हराना मुश्किल नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जहां किंग यू कहती है हाँ मैं समझ गया। और उतने में योंची बहुत डेडली अटैक बार्न फोनिक्स ब्लड कास्ट करता है, और फिर किंग यू से कहती है कि किंग यू मेरे शरीर में शक्ति ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक ही रह सकती है, और उस दौरान एल्डर को मिजरेबल हार का सामना करने के लिए मुझे आपके फ्रोजन क्लाउड डोमेन की मदद लेनी होगी। और ब्रो उसके बाद जो होता है आई एम श्योर आप रेडी नहीं हो उसके लिए डैम, क्योंकि आप देख सकते हो योंची किस लेवल पर आगे एल्डर के ओर जाने लगता है, और पीछे पीछे किंग यू। और फिर कुछ देर जाने के बाद ही शाउट किंग यू नाउ, और उतने में किंग यू फ्रोजन क्लाउड्स आर्ट डोमेन को कास्ट कर देती है, जो देखकर एल्डर बोलता है हेवनली सॉर्ड डोमेन आर्ट हर तरीके के डोमेन के थ्रू काट सकता है, तब तक जब तक कोई मुझे प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के मामले में सरपस ना कर ले। सो तुम लोगों का मूव मेरे ऊपर यूजलेस है। जो सुनकर योंची स्माइल के साथ कहता है अच्छा, और तभी एल्डर सामने से कुछ देखकर चौंक जाता है, और फिर वो खूबसूरत मोमेंट हमें देखने को मिलता है द ब्यूटीफुल ड्रैगन सोल डोमेन। यार अब मैं इसका एनिमेशन देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन एल्डर वो देखकर बोलता है ये सब नामुमकिन है, ये सब कुछ इल्यूजन है ना कि असली। और उसके बाद एल्डर ये भी सोचता है मैं इतना कैसे पॉसिबली डर सकता हूँ, वो भी इस पॉइंट तक कि मैं योंची से मर्सी का भीख मांग रहा हूँ, वो भी घुटनों के बल पर। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही एल्डर होश में आता है और कहता है कि फोकस। दूसरे ओर से योंची रेस से आगे बढ़ता है फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार के साथ, और फिर हैवी शॉट से वो एल्डर को बहुत शानदार स्ट्राइक मारता है, जिससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला यार, जिससे एल्डर बहुत तेजी से पीछे आके गिरता है। लेकिन योंची यही नहीं रुकता, बल्कि वो ये लो कह के एम्पायर एंड डांस ऑफ द फोनिक्स कास्ट करता है, एल्डर पर स्ट्राइक मार देता है, जिससे जमीन पर गड्ढा बन जाता है। और तभी ग्रैंडफादर का बुरा हाल देखकर लिटिल जाई तुरंत वहां कूद पड़ता है, और तभी योंची को भी देखने को मिलता है, जहां वो बहुत ज्यादा लिमिट पुश करने के कारण उसका भी हालत
हालत खराब हो गया है। और तभी किंग्यू उसके पास आती है। चाहे यूनची कहता है किंग्यू, चाहे किंग्यू कहते हैं चलो मुझे तुम्हें यहाँ से ले जाने दो। दूसरी तरफ लिटिल जय ग्रैंडफादर को कहता है क्या आप ठीक हो। चाहे बुरे हाल में एल्डर कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर एल्डर मनी मन कहता है यूनची ने लास्ट स्ट्राइक पर दया दिखाया और मैं हार गया और फ्यूचर में और कोई उसे मार नहीं पाएगा और शायद मुझसे ही गलती हुआ क्योंकि वो पूरी तरह एविल नहीं है। और तभी किंग्यू को देखने को मिलता है। चाहे वो यूनची का हाल पूछता है। चाहे यूनची कहता है मैं ठीक हूँ बस थोड़ा थक गया। और फिर वो धीरे से कहता है किंग्यू मेरी जान मुझे छोड़कर मत जाना। और फिर वो किंग्यू के ऊपर गिर जाता है और फिर कहता है मैं चाहता हूँ तुम कुछ टाइम मुझे और प्रोटेक्ट करो। देन सीन चेंज होता है और श्याओसेक को देखने को मिलता है जहाँ सेक्ट एल्डर को उस इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है। जो सुनकर सेक्ट एल्डर भी लाइक क्या श्याओ किंग्यू और यूनची ने मिलकर ब्लू वाइन शॉर्ट सेन को डिफीट किया। तो फिर उसके बाद किंग्यू उसे एम्पायरल पैलेस भी लेके गया होगा। और फिर एल्डर मनी मन सोचता है तो क्या श्याओ किंग्यू सचमुच काबिल हो चुकी है फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट कल्टीवेशन पर। अगर ये सच है तो मेरा बाप भी अभी उसकी मैच का बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम क्या करें क्योंकि उसकी निगरानी के अंदर हम यूनची को मारना तो दूर की बात छू भी नहीं पाएंगे। और फिर एल्डर सबको कहता है कि तुरंत पर्पल वेंट हेवन क्रिस्टल को तैयार करो, साथ ही पर्पल चैट गोल्डन ऑइंटमेंट और स्कारलेट एगल प्रोफाउंड ब्लड भी। और फिर साथ में 15 किलो पर्पल क्रिस्टल और 10 किलो व्हाइट प्रोफाउंड चैट और साथ ही फीमेल डिसेबल जो 18 साल से कम है और जो देखने में खूबसूरत है उसे यूनची के उपहार में दे दो। और ये सब लेकर आज रात ही निकलो। और ध्यान रखना यूनची की चोट ठीक होने से पहले ये सब उसके पास पहुंच जाना चाहिए। तभी कुछ दिन बाद ब्लू वाइंड एम्परल सिटी पर यूनची को होश आता है और होश में आता हुआ देखकर किंग्यू कहती है तुम जाग रहे हो, मैं जाके उन्हें बुलाता हूँ। चाहे यूनची कहता है कि किंग्यू रुको मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। जो सुनकर किंग्यू भी लाइक हाँ। और तभी यूनची पीछे से आके उसे हाक करके कहता है कि किंग्यू मेरी जान थैंक्स, अभी अपने आंखें बंद करो। चाहे किंग्यू शर्मा जाती है लेकिन कमीना ऑलमोस्ट काम करने पहुंच जाता है। लेकिन किंग्यू उसे धक्का मारकर कहती है तुम जाग गए हो, मुझे उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। तभी वो मनी मन कहता है कि किंग्यू तुम बहुत जिद्दी हो लेकिन रुक जाओ, एक बार मुझे स्काई प्रोफाउंड रियल्म पहुंचने दो, तब मुझे रोक नहीं पाओगे तुम। लेकिन उतने में आंट आकर कहती है लिटिल जी तुम जाग गए हो। जहाँ यूनची कहता है यप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, बस थकान के कारण मुझे रेस्ट करना पड़ा, बाकी चोट की बात करा जाए तो वो ऑलरेडी हील हो चुका है। तभी ग्रैंडपा आके कहता है कि दैट्स ग्रेट लेकिन खुद पे जोर मत डालो, ये दिखाने के लिए कि तुम ठीक हो ताकि हमें परेशानी ना हो। तभी यूनची कहता है ग्रैंडपा क्या आपने मेरी रिकवरी को पहले नहीं देखा, तो टेंशन मत करो। और फिर वो ग्रैंडपा से पूछता है कि आपको इतना दूर यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है। जहाँ ग्रैंडपा कहता है कि बहुत ही बढ़िया, और मेरा हमेशा से सपना था कि एक बार एम्परल सिटी आने का, इवन मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ आने का, लेकिन एम्पायर ने खुद हमें वेलकम किया, हमें भोजन करवाया, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तभी एम्पायर आके कहता है कि ब्रदर श्याओ के साथ पिछले कुछ दिनों से टाइम पास करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी सीनियर सीस कहती है कि फादर ग्रैंडफादर श्याओ यूनची का ग्रैंडफादर है, तो आप उन्हें ब्रदर बोल रहे हो, इससे सीनियरिटी का सीन थोड़ा खराब हो रहा है। चाहे एम्पायर कहता है कि यस मैं सीनियरिटी को लेकर यहाँ थोड़ा मेस्ड अप कर चुका हूँ, सो मैं आपसे आपको सीनियर श्याओ बुलाऊंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि अरे नहीं नहीं मैजेस्टी, मैं आपके सामने इतना कुछ डिजर्व नहीं करता हूँ। तभी सीनियर सीस कहती है जूनियर ब्रदर यूनची तुम जाग चुके हो लेकिन अभी भी शायद तुम्हारा बॉडी वीक है, सो बेड पे लेटे रहो और आराम करो। लेकिन सीनियर सीस को यूनची कहता है कि सिस डोंट वरी, आप जितना सोच रहे हो मैं उतना वीक नहीं हूँ। जहाँ एम्पायर कहता है कि वो शॉर्ट से इनको हराने का एबिलिटी रखता है, सो उसे लेकर मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। सो यूआर तुम्हें भी करनी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें लेकर फिक्रमंद हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बस तुम यूनची को लेकर ही परेशान थे और हर घंटे उसे देखने के लिए आ जाते थे। जो सुनकर सीस लाल पर जाती है और सीस भी लाइक डैड, ये सब बातें सबके सामने नहीं किया जाता, लेकिन खैर बाप तो बाप होता है। तभी यूनची कहता है योर मैजेस्टी और पैलेस चीफ डोंगफेंग क्या कोई पैलेस आने की गुस्ताखी की जब मैं बेहोश था। जहाँ डोंगफेंग कहता है कि हाँ मुझे भी डर था कि कोई ये गुस्ताखी करेगा तुम्हें मारने के लिए, तो मैं पहले ही सिक्योरिटी टाइट करके रख दिया था। तभी एम्पायर कहता है लेकिन बाकी
बाकी सेक्ट ने हमला करने के बजाय बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भेजा, जिनमें से शेव सेक्ट का गिफ्ट बहुत ही शानदार है और प्रेशियस भी। जहाँ सीनियर सिस कहती है कि शेव सेक्ट ने बस प्रेशियस गिफ्ट से नहीं भेजा, बल्कि वो लोग 3 खूबसूरत लड़की को भी भेजा जो बहुत ही खूबसूरत है, साथ ही उनकी उम्र भी 20 साल से कम है। जो सुनकर लिटिल आंट चिढ़ जाती है और कहती है ब्यूटीज नहीं, वो मॉन्स्टर्स है, उनसे कहीं ज्यादा मैं और प्रिंसेस खूबसूरत है। लिटिल जी, तुम्हें उन्हें देखना भी नहीं चाहिए। जो सुनकर योंजी कहता है कि यस यस, कैसे आप दोनों से उनका कंपेयर हो सकता है। अगर आंट को पसंद है तो मैं उन्हें आपका नौकर बना सकता हूँ। और तभी एम्पायर कहता है कि शेव सेक्ट का गिफ्ट पर्सनली एल्डर शेव बोयून ने भेजा और वो अभी तक गया नहीं क्योंकि उन्हें तुमसे मिलना है। सो क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? चाहे योंजी कहता है ऑफकोर्स मैं उनसे मिलूंगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बढ़िया तोहफा जो भेजा, तो मैं कैसे उन्हें ऐसे ही बिना बात करे जाने दे सकता हूँ। जहाँ एम्पायर कहता है कि शेव सेक्ट के साथ तुम्हारा क्या आंकड़ा है वो मुझे मालूम है, वो भी अच्छे से। सो इस मैटर को तुम जैसे चाहो वैसे हैंडल कर सकते हो। और फिर आगे एम्पायर कहता है कि यू आर मेरी एकलौती बेटी है और तुमसे मिल पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और फिलहाल मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे शादी में सच्ची खुशी मिल पाए, क्योंकि यू आर की मन में आपके लिए गहरी फीलिंग्स है। तो अगर यू आर आपकी पत्नी बन जाए तो अगर मैं इस पल मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जो सुनकर सिस शर्मा जाती है और कहती है डैड, अभी आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तभी योंजी सिस के हाथ थम कर कहती है योर मैजेस्टी, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और मैं योंजी चाहता हूँ कि मैं दुनिया की हर खुशी सिस की कदमों पर रख दूँ। और आप चिंतित मत होना, क्योंकि मैं वादा करता हूँ प्रिंसेस के हाथ कभी नहीं छूटने दूंगा मरने दम तक, और ना ही मैं सिस को कभी धोखा दूंगा। जो सुनकर एम्पायर बहुत खुश होता है और कहता है योंजी, इन सब शब्दों को सुनकर मैं मेरी सबसे बड़ी चिंता को अब नीचे रख सकता हूँ। सो 2 महीने बाद इस साल का सबसे बढ़िया दिन आने वाला है। सो उस दिन एम्पायर सिटी में तुम दोनों की शादी होगी, तो क्या तुम दोनों को कोई ऑब्जेक्शन है? तभी प्रिंसेस कहती है डैड, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं हो रहा? और वैसे ही 3 साल पहले ब्रदर योंजी का एक और शादी हो चुकी है। जहाँ एम्पायर कहता है कि इस युग में कौन सा आदमी ऐसा है जिसका 3 या 4 पत्नी ना हो। और योंजी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि 19 साल की उम्र में केवल एक पत्नी के साथ मैं भी तुम्हें लुक डाउन करता हूँ। यानी एम्पायर कह रहा है कि क्या योंजी, तुम तो जवान खून हो लेकिन सिर्फ एक ही पत्नी। खैर, और फिर आगे एम्पायर योंजी को कहता है कि तुम्हें अपने ग्रैंडपा का बात को भी गौर करना चाहिए। और फिर एम्पायर पूछता है कि क्या सीनियर शेव ये सही नहीं है? जो सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि ये योंजी के लिए ग्रेट फॉर्चून है जो वो प्रिंसेस को अपनी पत्नी के रूप में लेने के लिए सक्षम है। सो इस मैटर को लेकर मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सो इस डिसीजन को योर मैजेस्टी और तो जूनियर को लेना चाहिए सोच समझ के। और तभी योंजी सोचता है मैं लिंगर के लिए अनवर्दी महसूस कर रहा हूँ, जबकि मैं चू यूचन को ऑलरेडी खो दिया हूँ। लेकिन अब ये वो समय है जब मुझे सीनियर सिस को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए और उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहिए। एंड ही हाक्टर। और फिर सीन चेंज होता है और शादी के 3 दिन पहले का सिनेरियो देखने को मिलता है, जहाँ कुछ लोग खाने पीने में बातें करने लगता है। जहाँ एक जगह देखने को मिलता है जहाँ लोग खाने पीने में व्यस्त है, जहाँ डिवाइन फोनिक्स एम्पायर स्टार्टिंग प्रिंस फैंग को देखने को मिलता है और वो कहता है मैंने हमेशा सुना था कि 7 नेशन में से ब्लू वाइंड एम्पायर सबसे कमजोर है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी वो इतना पैथेटिक और लवेबल सीमा तक कमजोर है। क्योंकि मैं सचमुच ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे रॉयल फादर को अचानक इस जगह में रुचि और इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गया है। और तभी उसे सामने वाला पर्सन कहता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि रिसेंटली स्पिरिट हॉल ने ब्लू वाइंड एम्पायर बॉर्डर में बहुत सारा पर्पल क्रिस्टल मिनरल को डिटेक्ट किया। सो मैजेस्टी उसके पीछे ही है, लेकिन शायद वो 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट का वेट कर रहा है। जहां फैंग सीजन कहता है कि इन सभी कीरों में से मुझे सिर्फ योंजी से मतलब है, मैं उससे ही इंटरेस्ट हूँ और हमें इनविटेशन भी मिल चुका है। सो मैं उसे शादी में ही डायरेक्ट मिल लूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और ब्लू वाइंड एम्पायर सिटी देखने
देखने को मिलता है, जहाँ हेवनली स्वॉर्ड विला से योंग विला मास्टर लिंगयुन और लिटिल जाई पहुंच चुका है और साथ ही शियाओ सेक्ट से मास्टर शियाओ जूटियन, ग्रेट एल्डर शियाओ बुयून और मेडिसिन सेक्ट एल्डर शियाओ उजिन भी पहुंच चुका है। देन फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस मिस्ट्रेस शिया किंगयू और फेरी ऑफ फ्रोजन ग्लास भी आ चुका है। और तभी यूनजी का नज़र किंगयू पर पड़ता है तो वो ग्रीट करता है और बोलता है 2 महीने पहले मुझे बिना गुड बाय करे तुम क्यों चली गई थी। जहाँ किंगयू कहती है तब तुम बिना इंजरी के जाग गए थे और कोई खतरा ना होने के कारण मुझे लौटना पड़ा, क्योंकि फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस पर बहुत इंपॉर्टेंट काम था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस बात को अपने दिल में लेके नहीं बैठे होंगे और आज मैं फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की ओर से तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आई हूँ। जहाँ यूनजी कहता है या फिर तुमने उस दिन सुन लिया था कि मैं सीनियर सिस से शादी कर रहा हूँ, सो तुम्हें जेलस फील हुआ तो तुम वहां से बिना बोले चले गए। तभी किंगयू के साथ वाली बात को टालकर किंगयू से कहती कि चलो हमें जाके बैठना चाहिए। तभी लिटिल जाई आकर यूनजी को बॉस को बधाई देने लगता है, जहाँ उसे थैंक्स कहकर यूनजी उसे उसके ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है जिसे उसने बहुत अच्छे से धुलाई किया था। जहाँ लिटिल जाई उसे सारा कुछ बताता है कि ग्रैंडफादर ऑलमोस्ट 60% हील हो चुका है। साथ ही उसके बाद ग्रैंडफादर खुद से लोगों को भेजा उस मैटर को देखने के लिए, जहाँ उन्हें बर्निंग हेवन क्लान का बहुत सारा फॉल्ट मिला। सो वो अभी तुम्हें और मारना नहीं चाहता और तुम्हारा पीछा भी करना नहीं चाहता। साथ ही वो रिग्रेट भी फील किया कि बिना तहकीकात के तुम्हें परेशान किया। और उतने में लोग बाग चौक जाते हैं कहते हुए कि डिवाइन फोनिक्स, क्योंकि फेंग शीचन वहाँ पहुँच चुका है और अगले एपिसोड में उन दोनों के बीच का बवाल हमें शायद से देखने को मिले। आपका क्या ख्याल है हमें कॉमेंट करके बताना। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इनके बीच बहुत ज़्यादा कुछ नोकझोंक देखने को मिलेगा। तो एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय।